तो आज हम इस पर बात करें कि लोग प्यार मतलब कैसे जताते हैं और कैसे महसूस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए हम गैरी चैपमैन की जो किताब है, प्रेम की 5 भाषाएं, उसकी एक समीक्षा देख रहे हैं। हाँ हाँ, वही उसका जो मूल विचार है कि भाई हर किसी का प्यार देने और पाने का एक अपना तरीका होता है, एक खास तरीका। बिल्कुल, जिसे उन्होंने प्रेम की भाषा कहा है। और हमारा मकसद है कि इस फ्रेमवर्क को समझे, देखें कि ये कैसे रिश्तों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, हाँ, हो जाती है अक्सर। उसे कम कर सकता है और रिश्तों को शायद और गहरा बना सकता है। अच्छा, तो वो 5 भाषाएं कौन कौन सी एक बार जल्दी से बताएंगे? हाँ, तो संक्षिप्त में है प्रशंसा के शब्द, फिर सेवा के कार्य, उपहार पाना, गुणवत्ता वाला समय और शारीरिक स्पर्श। ठीक है, तो चलिए इनको थोड़ा खोलते हैं। पहली वाली प्रशंसा के शब्द यानी वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। हाँ, इसका मतलब है कि प्यार और तारीफ को सीधे शब्दों में कहना, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, या मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है। मतलब जुबानी इजहार। और ऐसे में फिर आलोचना, बुराई, वो शायद बहुत दुख देती होगी। बहुत ज्यादा। इनके लिए शब्द बहुत वजन रखते हैं। अब देखिए, दूसरी भाषा इससे काफी अलग है, सेवा के कार्य या एक्ट्स ऑफ सर्विस। अच्छा, वो कैसे? यहाँ शब्दों से ज्यादा ना काम बोलते हैं। मतलब जब साथी कोई मदद कर दे, कोई जिम्मेदारी उठा ले, जैसे घर के काम में हाथ बटा दिया। हाँ, या कोई भागदौड़ वाला काम कर दिया। बिल्कुल, तब उन्हें प्यार महसूस होता है। और इनके लिए अगर कोई वादा तोड़ दे या आलस दिखा दे तो वो बात बहुत चुभती है, रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो काफी अलग है। एक के लिए शब्द, दूसरे के लिए काम। तो फिर तीसरी, उपहार पाना या रिसीविंग गिफ्ट्स, ये क्या बस चीजें लेने के बारे में है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ असल मुद्दा गिफ्ट की कीमत का नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो सोच है, जो कोशिश है कि किसी ने याद रखा, मेहनत की। हाँ, मतलब थॉटफुलनेस काउंट्स। एग्जैक्टली। एक छोटा सा सोच समझकर दिया गया तोहफा भी बहुत मायने रखता है। हाँ, लेकिन अगर कोई खास मौका भूल जाए, जैसे सालगिरह। ओहो, वो तो बुरा लगेगा। हाँ, क्योंकि वो ये दिखाता है कि शायद उन्हें याद नहीं रखा गया, वो खासियत नहीं दी गई। समझ गया। और चौथी है गुणवत्ता वाला समय, क्वालिटी टाइम। ये आजकल की भागदौड़ में मुश्किल लगता होगा ना? हाँ, ये बात तो है। इसका मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरा ध्यान देना, अनडिवाइडेड अटेंशन, चाहे वो गहरी बातचीत हो या बस साथ में कुछ करना। मतलब सिर्फ साथ होना काफी नहीं है, पूरी तरह से मौजूद होना जरूरी है। बिल्कुल। जैसे अगर बात कर रहे हैं और पार्टनर फोन देखने लगे, तो इन्हें महसूस होता है कि कनेक्शन टूट गया, एक तरह की भावनात्मक दूरी आ जाती है। हम्म और आखिरी वाली, शारीरिक स्पर्श यानी फिजिकल टच, ये सिर्फ रोमांस तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें हाथ पकड़ना, गले मिलना, कंधे पर हाथ रखना या बस पास में बैठना भी शामिल हो सकता है। इन लोगों के लिए शारीरिक नज़दीकी और स्नेह जताना प्यार महसूस करने का एक बहुत सीधा और ज़रूरी तरीका है। और अगर स्पर्श ना मिले या दूरी लगे तो उन्हें ये एक तरह की अस्वीकृति, मतलब रिजेक्शन जैसा महसूस हो सकता है। तो इस किताब की जो खास बात है वो शायद इसकी सादगी है ना? मतलब भावनाओं का जो एक जटिल जाल सा होता है, उसे 5 समझने लायक हिस्सों में बांट दिया। हाँ, और ये समझना कि जो चीज़ एक को अच्छी लग रही है, प्यार जता रही है, ज़रूरी नहीं दूसरे पर भी उसका वैसा ही असर हो। जैसे कोई तोहफे देता रहे और दूसरा बस साथ में वक्त चाहता हो। बिल्कुल। और यहीं पर कई लोगों को वो आहा मोमेंट आता है। उन्हें अचानक समझ आता है कि पिछली बहसें क्यों होती थीं या निराशा क्यों थी। हाँ, कि ओ तो ये बात थी। सही। और ये सिर्फ कपल्स के लिए नहीं है। ये पेरेंट्स, बच्चों, दोस्तों, यहाँ तक कि ऑफिस में सहकर्मियों के रिश्तों पर भी लागू हो सकता है। दशकों पुरानी होने के बाद भी ये बातें आज भी काम की लगती हैं। हाँ, लगता तो है कि लाखों लोगों को इससे अपनी ज़रूरतें समझने, बेहतर बात करने में मदद मिली होगी। लेकिन क्या ये मॉडल एकदम परफेक्ट है? मतलब इसकी कुछ आलोचनाएं भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल है, और उन पर बात करना भी ज़रूरी है। एक तो ये कि भई ये इंसानी भावनाओं का शायद कुछ ज़्यादा ही सरलीकरण कर देता है। मतलब 5 खांचों में बांधना काफ़ी नहीं है। भावनाएं तो और भी पेचीदा होती है। सही कहा। दूसरा, इसका आधार चैपमैन का अपना काउंसलिंग का तजुर्बा है, कोई बहुत कठोर वैज्ञानिक रिसर्च नहीं है। अच्छा, और शायद कल्चर का भी असर पड़ता होगा। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। कुछ आलोचक मानते हैं कि इसमें एक तरह का पश्चिमी ईसाई नजरिया झलकता है और पारंपरिक जेंडर रोल्स की तरफ झुकाव दिखता है, जो शायद हर कल्चर या हर तरह के रिश्ते जैसे नॉन ट्रेडिशनल रिश्तों पर फिट ना बैठे। बिल्कुल।
और एक डर ये भी रहता है कि लोग इससे सहानुभूति बढ़ाने के बजाय अपने पार्टनर से किसी खास तरह का व्यवहार मांगने के लिए इस्तेमाल करने लगे। मतलब एक टूल की तरह मांग करने के लिए। ये तो गलत इस्तेमाल हो जाएगा। तो इन आलोचनाओं के बावजूद इसका सार क्या है? क्या ये फिर भी उपयोगी है? देखिए, कमियां अपनी जगह हैं, लेकिन इसका जो मूल संदेश है वो काफी पावरफुल है कि प्यार सबके लिए एक जैसा नहीं होता। अगर हम किसी से सच में जुड़ना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी होगी कि उनकी प्रेम की भाषा समझें और बोलें। मतलब हमें वैसे प्यार देना सीखना होगा जैसे सामने वाला उसे महसूस करता है, ना कि सिर्फ वैसे जैसे हम देना जानते हैं या चाहते हैं। बिल्कुल। ये समझ रिश्तों में गहराई ला सकती है, सहानुभूति बढ़ा सकती है। ये गहरे, ज्यादा मीनिंगफुल रिश्ते बनाने का एक तरीका हो सकता है। हाँ, ये आपसी समझ बढ़ाने का एक प्रैक्टिकल टूल तो लगता है। हाँ, क्या जिंदगी के जो बड़े पड़ाव आते हैं, जैसे पेरेंट्स बनना, उम्र का बढ़ना, काम का स्ट्रेस या मान लीजिए कोई पुराना ट्रॉमा, क्या ये चीजें किसी की प्रेम भाषा को वक्त के साथ बदल सकती हैं? ये सोचने वाली बात है कि प्यार जताने और पाने का तरीका कितना पक्का होता है और कितना बदलता रहता है।